हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ इंजीनियर अरविंद ठाकुर। आज मैं फिर अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो को लेकर आया हूं। मैं बीच में डीएनए ब्लॉक का वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन मैं रेजोनेंस स्टार्ट किया था। रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसी रेजोनेंस में अगला वीडियो है यह। रेजोनेंस में लास्ट जो अब तक का वीडियो मैं बताया हूँ, उसमें अब तक यह पढ़ाया हूँ आप सबको कि रेजोनेंस होता क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को राइट करने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, किसी कंपाउंड के मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करेंगे, और वो कौन कौन से प्लेसेस है जहाँ पर रेजोनेंस होगा, और क्या क्या कंडीशंस है किसी कंपाउंड को रेजोनेंस करने के लिए। ओके, ये सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी। But before discussing resonance energy, I have to explain heat of hydrogenation or enthalpy of hydrogenation. Heat of hydrogenation और enthalpy of hydrogenation में डिस्कस करना होगा। तो देखो ये होता क्या है। नेम से क्लियर है, किसी कंपाउंड में जब आप हाइड्रोजन का एडिशन करते हो तो उस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होता है या जो हीट एनर्जी एक्सचेंज होता है, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे यहाँ पे इथीन है, इथीन में हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, हालांकि ये प्लेटिनम के प्रेजेंस में ही होता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन में एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा और ये हमारा इथीन बन जाएगा, इथेन। इथेन इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। यह प्रोसेस हुआ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है कंपाउंड के अंदर। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डेफिनेशन होता है, इट इज एक्सचेंज इन हीट एनर्जी, इट इज एक्सचेंज इन हीट एनर्जी ड्यूरिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टू 1 मोल सब्सटेंस और 1 मोल कंपाउंड। किसी सब्सटेंस और कंपाउंड के 1 मोल में हाइड्रोजन गैस के एडिशन के ड्यूरिंग जो हीट एनर्जी एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज का मीनिंग एनर्जी रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, दोनों, बट जनरली एनर्जी रिलीज ही होता है। तो किसी कंपाउंड के 1 मोल में हाइड्रोजन के एडिशन ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन के ड्यूरिंग जो हीट एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे यहाँ पे इथीन है, इसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डेटा मुझे पता है, डेल्टा एच होता है इसका -30 किलो कैलोरी पर मोल इथीन का। अब एक और भी बात, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के निगेटिव क्यों होता है, मीन्स हाइड्रोजनेशन के ड्यूरिंग एनर्जी रिलीज क्यों हो रहा है? तो सिंपल सा मतलब यहाँ पे आंसर है, और सिंपल सा ट्रिक्स भी आप बोल सकते हो कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तब हीट एनर्जी बाहर निकलेगा, और किसी केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन यह है कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से मोर स्टेबल है तो वह केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। और यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं हमारा जो इथेन है वो इथीन से मोर स्टेबल है। क्यों जी? यहाँ पे इथेन स्टेबिलिटी की बात करें तो इथेन का स्टेबिलिटी, इथेन आपका हुआ, ये हुआ C2H4 फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला हुआ C2H6। इथेन C2H6 का स्टेबिलिटी इथेन से ज़्यादा होता है। क्यों जी? तो क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ C2H6 इज हायर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ C2H4। हालांकि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहता है, उससे पूछो इथीन और इथेन में किसका बॉन्ड एनर्जी हायर है, तो इथीन का बोलता है। क्योंकि whenever I asked about bond energy, student understood bond energy of कार्बन का बॉन्ड। इथीन का बॉन्ड एनर्जी का मतलब कार्बन का बॉन्ड नहीं हुआ, किसी कंपाउंड के बॉन्ड एनर्जी का मीनिंग हुआ उस कंपाउंड में जितने बॉन्ड्स है सभी बॉन्ड्स के बॉन्ड एनर्जी का सम। तो आप चलिए चेक कीजिए, इथीन को
और इथेन को। ये इथीन है, इथीन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है? तो यू नो ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। किसी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड कितना है पता करने का सिंपल तरीका है, उस कंपाउंड में जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। तो कितना सिंगल बॉन्ड है जी? 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, प्लस जितना भी मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है उस मल्टीपल बॉन्ड में 1 बॉन्ड सिग्मा होगा, रेस्ट बॉन्ड पाई होगा। तो यहाँ पे कार्बन के बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा हो गया, मतलब सिग्मा बॉन्ड का नंबर हो गया 5। अब हम लोग पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो पाई बॉन्ड क्लियर सी बात है, जहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड है वहीं पे पाई बॉन्ड होगा, और मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, रेस्ट पाई होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा हो गया तो एक पाई हो गया। तो इथीन के पास 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। आप इथेन को देखो, इथेन, इथेन के पास सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना है? ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स एंड ऑल बॉन्ड्स ऑफ इथेन आर सिंगल बॉन्ड्स। तो इथेन के पास ओनली सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बॉन्ड है। तो देखो जी, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो 1 पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि 1 पाई के बदले में यहाँ पे 2 सिग्मा है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 5 है, पाई 1 है, यहाँ पे सिग्मा 7 है। इसका मीनिंग यह हुआ कि इथेन का बॉन्ड एनर्जी, इथेन, ये इथेन है, इथेन का बॉन्ड एनर्जी इथीन के बॉन्ड एनर्जी से बहुत ज़्यादा होता है। और जब किसी कंपाउंड का बॉन्ड एनर्जी हायर होगा तो उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। यही वजह है कि कोई भी अल्केन, नॉट ओनली इथेन, एनी अल्केन इज मोर स्टेबल देन इट्स करस्पॉन्डिंग अल्कीन। इसलिए किसी भी अल्कीन का हाइड्रोजनेशन करोगे तो उस प्रोसेस के ड्यूरिंग एनर्जी रिलीज होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ये डिपेंड करता है हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पोटेंशियल एनर्जी पे। हमारा प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, राइट। हाँ, और ये भी क्लियर है कि कंपाउंड के अंदर अगर बॉन्ड ज़्यादा होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे एक और का मैं बता दे रहा हूँ, अगर प्रोपीन का अगर हम लोग करें, प्रोपीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। प्रोपीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है -29 किलो कैलोरी पर मोल। तो आप देख रहे हो कि किसी भी अल्केन में हाइड्रोजन आप ऐड कीजिएगा तो एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि अल्कीन में, किसी भी अल्कीन में हाइड्रोजन के एडिशन से अल्केन फॉर्म होगा, और कोई भी अल्केन अपने अल्कीन से मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि अल्केन के पास ओनली सिग्मा बॉन्ड रहता है, जिसका बॉन्ड एनर्जी पाई बॉन्ड से ज़्यादा होता है, जिसका स्टेबिलिटी पाई बॉन्ड ज़्यादा होता है, इसलिए अल्कीन से मोर स्टेबल होता है। और किसी केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, राइट। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन का एडिशन होगा उतना एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर किसी अल्कीन के पास मोर देन 1 पाई बॉन्ड है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसमें जब हाइड्रोजन आप ऐड करोगे तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेफिनेटली 1 पाई बॉन्ड वाले से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, ये भी ब्रेक होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, ये भी ब्रेक होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसके 1 मोल में इसका हाइड्रोजन का 2 मोल ऐड होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा रिलीज होगा। यह फॉर्म होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगा वो डेफिनेटली क्या होगा?
-30 किलो कैलोरी से ज़्यादा होगा। हालांकि एक और बात मैं बता दूं, -30 किलो कैलोरी जो होता है, -30 किलो कैलोरी, डेल्टा एच अगर यहाँ पे निगेटिव है -30 किलो कैलोरी, इसका मीनिंग ये हुआ कि माइनस का मतलब केवल इतना ही है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये नहीं कि -30 और कहीं पे -20 है तो -20 -30 से बड़ा हो गया, नहीं। यहाँ पे माइनस साइन का ओनली सिग्निफिकेंस है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज़्यादा निगेटिव होगा। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो जनरली हमारा 57 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होता है, क्योंकि यहाँ 2 डबल बॉन्ड है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। मीन्स जितना ज़्यादा कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, क्योंकि हर पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन कनेक्ट करना है, और जितना हाइड्रोजन का एडिशन होगा उतना ही सिग्मा बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा और स्टेबिलिटी भी हमारे कंपाउंड का उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी चेंज होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पाई बॉन्ड के नंबर के चेंज होने के साथ चेंज होता है। तो यह हुआ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो आप कहीं भी आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का रेजोनेंस एनर्जी से क्या वास्ता है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का भी वास्ता है स्टेबिलिटी से, और रेजोनेंस एनर्जी का भी वास्ता है स्टेबिलिटी से। तो स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इन तीनों में क्या रिलेशन है। रेजोनेंस एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वही एग्जाम्पल जिस एग्जाम्पल से मैं आप सबको रेजोनेंस पढ़ाया हूँ, ब्यूटा-13 डाइन। ब्यूटा-13 डाइन, राइट। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सब वीडियो देख रहे हो, रेजोनेंस एनर्जी अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए फटाफट, क्योंकि लाइक जितना कीजिएगा उतना ही दूसरे को भी लाइक होगा। दूसरे को लगेगा कि नहीं, लगता है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अदरवाइज़ कोई वैल्यू देता नहीं है। तो अगर आप एक अच्छे मतलब वीडियो का भी जिसमें अच्छे से पढ़ाया भी गया है, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है इसलिए देखता नहीं है, और कुछ इधर उधर आए बाएँ करते रहता है सब। तो अगर आप को समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप कुछ सीख रहे हो और ये बहुत ऑथेंटिक हो रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, प्रॉपर कमेंट कीजिए, दूसरे को रिकमेंड कीजिए, राइट। फिलहाल रेजोनेंस एनर्जी देखिए, मैं इसी कंपाउंड को ले रहा हूँ। इस एक्सिस में मैं रखा हूँ पोटेंशियल एनर्जी को, यह पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस है, और यह है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हालांकि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे केवल हमें पोटेंशियल एनर्जी को ही दिखाना है, इसलिए इस एक्सिस पे कुछ लेने का कोई मतलब नहीं है, हमें पोटेंशियल एनर्जी को ही यहाँ पे दिखाना है, शो करना है। अब देखो, मैं इस ब्यूटा-13 डाइन को लिया हूँ, यह है ब्यूटा-13 डाइन, यहाँ पे है, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इस ब्यूटा-13 डाइन। ब्यूटा-13 डाइन क्या है मैं बताया हूँ कि ब्यूटा-13 डाइन रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करने की वजह से इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन लिखने और पढ़ने की सुविधा के लिए इसके मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ब्यूटा-13 डाइन का मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर यही है, आप सबको मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, MSC, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, पोटेंशियल एनर्जी MSC। यह ब्यूटा-13 डाइन का मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस रूल के अकॉर्डिंग जो भी कंपाउंड रेजोनेंस करता है उस कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर उसका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड को ना हम लोग लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन अपने डिलोकलाइज स्टेट में रहता है, इसलिए कहीं भी उसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग उसका रेजोनेंस हाइब्रिड का यूज़ नहीं करते हैं, उसके मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जो यहाँ मैं लिखा हूँ। अब आप इसमें ब्यूटा-13 डाइन में हाइड्रोजन का एडिशन करो,
हाइड्रोजनेशन, जब हाइड्रोजनेशन करोगे और इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी में चेंज होगा उसको डेल्टा H1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन ऐड करने के बाद दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों कार्बन में, चारों कार्बन में हाइड्रोजन लग जाएगा और ये ब्यूटा-13 बन जाएगा, ब्यूटा-13 डाइन बन जाएगा। क्या बनेगा जी? नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, आर यू गेटिंग मी? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब इसमें हाइड्रोजन ऐड कीजिएगा तो बन जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन में एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, ये भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों में एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, ये बन गया नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ब्यूटेन। ओके, अब मैं एक और बात बताने जा रहा हूं। मैं पढ़ाया हूं कि रेजोनेंस करने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से मोलेकुल के अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से, उसके मूवमेंट की वजह से हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि वो पता है कि स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तब पक्का मोर स्टेबल होगा। तो मैं बताया हूँ किसी भी कंपाउंड का रेजोनेंस हाइब्रिड अपने किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से क्या होता है? मोर स्टेबल। तो यह हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ब्यूटा-13 डाइन। इसलिए यहां से मैं रिप्रेजेंट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आप गौर से देखो, यह कंपाउंड हमारा जो ब्यूटा-13 डाइन है, अगर रेजोनेंस नहीं करता तो इस फॉर्म में रहता, इसका पोटेंशियल जितना रहता, लेकिन इसने रेजोनेंस करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया है और अपने पोटेंशियल को डिक्रीज कर लिया है। तो रेजोनेंस की वजह से इसका पोटेंशियल जो डिक्रीमेंट हुआ, उसके वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो रेजोनेंस की वजह से जो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी होता है कि इट इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मोलेकुल ड्यूरिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस के ड्यूरिंग किसी मोलेकुल के जो पोटेंशियल घटता है, और वो कैसे घटता है? तो बाहर एनर्जी निकलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी का दो डेफिनेशन होगा। एक डेफिनेशन होगा रेजोनेंस एनर्जी का, वन डेफिनेशन हम लिखेंगे कि इट इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग रेजोनेंस। एंड इन अदर वर्ड्स बोलेंगे, इट इज हीट एनर्जी रिलीज्ड, इट इज हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय ए मोलेकुल ड्यूरिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस के ड्यूरिंग जो हीट एनर्जी रिलीज किया जाता है किसी मोलेकुल के द्वारा, वही उसका कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हुआ, यही तो रेजोनेंस एनर्जी हुआ, राइट? यह हुआ रेजोनेंस एनर्जी। अब अगला पॉइंट सुनो, ये जो डेल्टा H1 आप देख रहे हो, यह हुआ हमारा एक्सपेक्टेड हीट एनर्जी, मीन्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब हम लोग इस ब्यूटा-13 डाइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे और मानेंगे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये इस फॉर्म में होगा, रहेगा अपने मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहेगा। तो जो एनर्जी मीन्स इंथैल्पी होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, उन दोनों के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा। क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए, कोई भी दुनिया में केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन डेल्टा H इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अगर हो रहा है, तो इसका डेल्टा H इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को ही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ डेल्टा H1 क्या होगा? ये प्रोडक्ट है, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में से हम मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर के पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा? वो होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेक्टेड, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डबल बॉन्ड के बेसिस पे डेल्टा H1 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन
ये हमारा ब्यूटाओथ्रीडाइन रेजोनेंस करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया है, और ये ब्यूटाओथ्रीडाइन इस फॉर्म में नहीं रह रहा है, वो एक्चुअल में तो इस फॉर्म में रह रहा है। तो रिएक्टेंट यह हुआ और प्रोडक्ट यह हुआ, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो ऑब्जर्व्ड होगा वो डेल्टा H2 वो इन दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल होगा, राइट। तो यहां पे डेल्टा H1 हुआ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेक्टेड जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक किसके इक्वल होगा जी, डेल्टा H1, तो इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ब्यूटेन माइनस डेल्टा H1 इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ब्यूटेन माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ MSC मोस्ट स्टेबल केमिकल स्ट्रक्चर। लेकिन जो डेल्टा H2 है यह है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्व्ड, हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्व्ड, तो ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा H2, तो ये इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ब्यूटेन माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट, इसके इक्वल होगा। तो इस तरीका से हमारा डेल्टा H1 डेल्टा H2 हुआ। अब रेजोनेंस एनर्जी को तो एक तो मैं बता दिया डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा तरीका कैसे निकाल सकते हैं, तो रेजोनेंस एनर्जी के निकालने का फॉर्मूला क्या होगा जी, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा H1 है और ये डेल्टा H2 है, तो क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअल में हीट एनर्जी रिलीज्ड, रेजोनेंस एनर्जी वह एनर्जी है जो किसी केमिकल रेजोनेंस एनर्जी वह एनर्जी है जो रेजोनेंस के ड्यूरिंग रिलीज किया जाता है मॉलिक्यूल के द्वारा। तो जो भी एनर्जी रिलीज होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू होगा डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 मीन्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेक्टेड माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्व्ड, यह हुआ रेजोनेंस एनर्जी। तो एक रेजोनेंस एनर्जी निकालने का ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाल सकते हो, और एक तो है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिक्रीमेंट हुआ वो रेजोनेंस एनर्जी है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हमारा यह रेजोनेंस हाइब्रिड जो हमारे मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी उतना नीचे आएगा, इसका पोटेंशियल जितना नीचे आएगा रेजोनेंस एनर्जी उतना बढ़ता जाएगा। मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि रेजोनेंस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड का पोटेंशियल जितना ही कम होगा रेजोनेंस एनर्जी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड के पोटेंशियल एनर्जी के साथ है इन्वर्सली रिलेटेड हो गया, पोटेंशियल जितना ही कम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड का रेजोनेंस एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। तो नेचुरली है, हम लोग जानते भी हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, उतना ही कम मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इस तरीका से रेजोनेंस एनर्जी हुआ। अब रेजोनेंस एनर्जी के बारे में एक दो बातें और मैं बता दूं। कोई भी कंपाउंड जो रेजोनेंस करता है, उसका स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी जितना ही ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। और रेजोनेंस एनर्जी डिपेंड करता है डीलोकलाइजेशन पे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा मोलेक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा। मीन्स रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर
रेजोनेंस एनर्जी डिलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा। तो रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, राइट। तो यह था रेजोनेंस एनर्जी। अगला वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू डू रेजोनेंस, लेकिन उससे पहले बताऊंगा मेसोमेरिक ग्रुप एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। अगले वीडियो में मेसोमेरिक ग्रुप क्या होता है मैं डिटेल में बताऊंगा, इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है, इसलिए अगला वीडियो जरूर देखिए जो कल ही आपके सामने आएगा। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ओके, थैंक यू।